अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी उस बहादुर लीडर और रहनुमा का है जिसे आज भी दुनिया द किंग ऑफ किंग्स ऑफ अफ्रीका के नाम से पुकारती है, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, भारत और अन्य देशों का एक प्रोपेगेंडा के तहत तानाशाह की छवि दिखाई जाती है। वहीं मुस्लिम वर्ल्ड खासकर अफ्रीकन और अरब देशों के लिए एक बड़े नेता और रहनुमा के तौर पर माने जाते हैं। उनका नाम है कर्नल गद्दाफी। कर्नल इसलिए कि कर्नल थे। कर्नल गद्दाफी का पूरा नाम मोहम्मद अबू मिनियार अल गद्दाफी है। वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक नई नई वीडियो पहुंच सके। इससे आपका नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हमारा हौसला बुलंद हो जाएगा। आज मैं अपने वीडियो में कर्नल गद्दाफी का पैदाइश से लेकर इब्तिदाई तालीम, मिलिट्री ट्रेनिंग और कौम के लिए, अपने मुल्क लीबिया के लिए उनकी कुर्बानियां, लीबिया का तरक्की, अवाम का तरक्की से लेकर उनकी वफात तक, मौत तक का मैं अपने वीडियो में जिक्र करूंगा। साल 1931 में लीबिया का द लायन ऑफ डिजर्ट सरदार उमर मुख्तार की शहादत के ठीक 12 साल बाद 7 जून 1942 में फिर उसी लीबिया में एक ऐसा रहनुमा पैदा होता है, एक ऐसा लीडर पैदा होता है जिनका नाम होता है मुअम्मर गद्दाफी। कर्नल गद्दाफी का पैदाइश पश्चिमी लीबिया के खाना बदोश गरीब परिवार में हुआ था। इनके वालिद मोहम्मद अब्दुस्सलाम बिन हामिद ऊंट और बकरियां चलाया करते थे। उनके वालिद का इंतकाल 1985 ईस्वी में और वालिदा आयशा का इंतकाल 1978 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गद्दाफी इब्तिदाई तालीम मजहबी माहौल में हुई। हफ्ते हफ्ते दिनों तक मस्जिदों में रहते थे। फिर सेकेंडरी स्कूल सेंट्रल लीबिया में उनके फादर की नौकरी लग गई और वहीं के सेकेंडरी स्कूल में तालीम हासिल करने लगे और उनके कई दोस्त बने। बल्कि उनके साथ मुअम्मर गद्दाफी ने अरब दुनिया में होने वाली सियासी और जंगी उथल पुथल का जायजा लिया। साल 1948 ईस्वी में अरब इजराइल होने वाली जंग और साल 1951 ईस्वी में मिस्र का इनकलाब और साल 1956 ईस्वी का सीज क्रेकेसाइज भी उन्होंने देखा। फिर साल 1963 ईस्वी में बेंगाजी यूनिवर्सिटी ऑफ लीबिया में तारीख का तालीम हासिल किया और बेंगाजी यूनिवर्सिटी ऑफ लीबिया की रॉयल मिलिट्री ट्रेनिंग में अपना ट्रेनिंग शुरू कर दी। साल 1965 ईस्वी में मुअम्मर गद्दाफी मिलिट्री एकेडमी ग्रेजुएशन किया और आर्मी सिग्नल कोर्ट्स के ऑफिसर बने। अप्रैल 1966 ईस्वी में मुअम्मर गद्दाफी को आगे की ट्रेनिंग के लिए यूनाइटेड किंगडम में चुना गया, लेकिन वहां अंग्रेजी और बरतानिया के मिलिट्री एहलकारों के साथ जमता नहीं था। नाराजगी थी और गुस्सा बढ़ता ही गया। फिर किसी तरह लंदन से ट्रेनिंग के बाद खुशी खुशी अपने मुल्क लीबिया वापस लौटे। फिर साल 1960 ईस्वी के बाद लीबिया के सर इदरीस हुकूमत की लोकप्रियता रोजाना कम होने लगी। लंदन से वापस अपने वतन लौटने के बाद लीबिया में सियासी उथल पुथल और मुअम्मर गद्दाफी के बढ़ते कदम। साल 1960 के बाद लीबिया के सदर इदरीस की हुकूमत की लोकप्रियता रोजाना कम होने लगी। करप्शन और कबायलियों की बगावत बढ़ने लगी। कुछ वर्षों बाद 1967 में होने वाली 6 दिन की जंग के दौरान मिस्र की इजराइल के हाथों शिकस्त हुई। लीबिया में बहुत असरअंदाज हुई। लीबिया की आवाम ने इदरीस हुकूमत को इजराइल का हिमायती पाया, जिसके बाद लीबिया के बिलगाजी समेत कई इलाकों में मगरिब मुखालफत एहतजाज शुरू हुए। लीबिया के वर्करों ने मिस्र आइटल टर्मिनल बंद कर दिए। ऐसे में मुअम्मर गद्दाफी को फ्री ऑफिसर मूवमेंट भी काफी ताकतवर हो चुकी थी। अब वक्त आता है लीबिया के राजा इदरीस का तख्ता पलटकर मुअम्मर गद्दाफी का तख्त पर बैठना। साल 1969 ईस्वी में लीबिया के सदर इदरीस तुर्की और यूनान के दौरे पर रवाना हुए। उस वक्त मुअम्मर गद्दाफी ने इस मौके को गनीमत जाना और 1 सितंबर 1969 ईस्वी को मुअम्मर गद्दाफी ने लीबिया के एयरपोर्ट्स, पुलिस डिपोट, रेडियो स्टेशन और सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया। इसी तरह उन्होंने अपने साथियों के साथ पूरी लीबिया की हुकूमत पर कब्जा जमा लिया। जूनियर ऑफिसर के पोस्ट में हुई मुअम्मर गद्दाफी ने अपने दीगर साथी फौजी अफसरों के साथ मिलकर फ्री ऑफिसर मूवमेंट को मजीद ताकतवर बनाया और लीबिया के शाह इदरीस के खिलाफ बगावत करते हुए बेगर खून बहाए इक्तदार पर कब्जा कर लिया। इस कामयाब अंजाम के बगावत के बाद रिवोल्यूशनरी कमांडर काउंसिल ऑफ लीबिया के चेयरमैन और लीबियन आर्मी के चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेज मुंतखब हुए और लीबिया को लीबियन अरब रिपब्लिक के नाम दिया।
गरीब जानवर पालन और एक तंबू में रहने वाले के बेटे मुअम्मर गद्दाफी ने सत्ता संभालते ही लीबिया के मौजूद सभी देसी विदेशी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उनकी इस कदम से उन्होंने पूरी दुनिया को एहसास दिला दिया कि लीबिया की नई सरकार जनता की भलाई की सरकार है। सरकार नवनिर्मित कंपनियां नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ लीबिया ने अपने देश तेल को ऊंचे दामों में बेचना शुरू कर दिया। WTO, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस को भी नींद हराम कर दी। वर्ल्ड बैंक ने समझाया हम सहायता देंगे, लेकिन तुम तेल कंपनियों को राष्ट्रीयकरण रद्द कर दो। मुअम्मर गद्दाफी ने नहीं झुके। तेल की कमाई से उन्होंने लीबिया को एक तरक्की याफ्ता देश बनाया। उन्होंने अपने मुल्क और अपने अवाम के लिए बहुत सारे तरक्की का काम किए, बहुत सारा भलाई के काम किए। मैं एक एक करके काम गिनाता हूँ। पहला, सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा जो अनिवार्य थी। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी निर्माण किए जिससे बेहद सस्ती दरों पर शिक्षा उपलब्ध थी। शहरों में उच्च स्तरीय सरकारी अस्पतालों का निर्माण कराया। ग्रामीण इलाकों में जहाँ दूर दूर तक स्वास्थ्य सेवाओं का नामो निशान नहीं था, वहाँ क्लिनिक शुरू की। महिलाओं को उन्होंने काफी अधिकार दिए। पुरुषों के समान नौकरी करने का और सैलरी पाने का अधिकार मिला। बाल विवाह का प्रतिबंध लगाकर दंडनीय अपराध बनाया। जिनके पास मकान नहीं थे या वे झुग्गी बस्तियों में रहते थे, ऐसे लोगों को मुअम्मर गद्दाफी की सरकार ने मुफ्त आवास योजना लागू कर घर बनाकर आवंटित। और कुदरत ने लीबिया को तेल बहुत दिया, लेकिन पानी नहीं दिया। पानी की बहुत किल्लत थी। मुअम्मर गद्दाफी के नेतृत्व में लीबिया ने दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित नदी का निर्माण किया। विशाल आकार 5 फेज में बनाया, जिसका पहला फेज 1989 ईस्वी में हुआ और आखिरी फेज साल 2007 ईस्वी में हुआ। बेहतरीन तालीम और अस्पताल का इंतजाम करवाया। लीबिया का 8वां अजूबा सिंचाई प्रोजेक्ट को खुद मुअम्मर गद्दाफी ने 8वां अजूबा घोषित किया। फ्री में शुरू होता बिजनेस। अगर किसी लीबियन नागरिक को किसी फार्म हाउस के जरिए बिजनेस की शुरुआत करनी हो तो फिर उसे एक घर मिलता, फार्म के लिए जमीन दी जाती, मुफ्त में खेती के लिए बीज दी जाती। नए जोड़ों की शादी पे मिलते थे 32 लाख रुपए। लीबिया में शादी करने वाले हर जोड़ों को गद्दाफी की तरफ से 32 लाख रुपए $50,000 की राशि दी जाती थी। इतना ही नहीं, लीबिया में बच्चों की पैदाइश के वक्त भी महिला और उसके बच्चों को करीब 3.25 लाख रुपया दी जाती थी। बच्चे के जन्म पर $5,000 मिलता था। कोई भी लीबियन महिला अगर किसी बच्चे को जन्म देती, उसको खुद के लिए और उसके बच्चों के लिए सरकार $5,000 देते थे। फ्री में बिजली मिलता था, पेट्रोल सस्ता था। और आगे देखिए, हर व्यक्ति का मानवाधिकार। गद्दाफी के शासनकाल में हर व्यक्ति को, हर इंसान को खुद का घर होना जरूरी था। सरकार की तरफ से ये दी जाती थी। शिक्षा और इलाज, तालीम और अस्पताल का आला इंतजाम। गद्दाफी के शासनकाल में लीबिया और अरब अफ्रीका क्षेत्र में एक ऐसा देश था जहां आवाम को, जनता को सबसे आला दर्जे का शिक्षा, इल्म दिया जाता था और अस्पताल की सुविधा दी जाती थी। और अगर कोई इलाज के लिए बाहर जाता, दूसरी देश जाता, तो उन्हें भी पैसे दिए जाते थे। दुनिया का 8वां अजूबा सिंचाई प्रोजेक्ट। गद्दाफी जिस समय लीबिया के शासक थे तो उन्होंने देश में मानव निर्मित एक नदी डिजाइन तैयार की थी। इस नदी को यहाँ के सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट भी कहते हैं। और इस नदी से सिंचाई के अलावा पूरी लीबिया में लोगों को पानी आसानी से मिलता था। खुद गद्दाफी ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया था। फ्री में शुरू होता बिजनेस। अगर किसी लीबियन नागरिक को, किसी भी लीबिया के जनता को फार्म हाउस के बिजनेस शुरू करना हो तो उसे एक घर और फ्री में मुफ्त में खेती बीज दिए जाते थे। शादी करने पर नए जोड़ों को मिलते थे 32 लाख रुपये। लीबिया में शादी करने वाले हर जोड़े को गद्दाफी की तरफ से 32 लाख रुपया $50,000 की राशि दी जाती थी। इतना ही नहीं, लीबिया में बच्चों को पैदाइश के वक्त भी महिला औरत को उसके बच्चे के करीब 3.25 लाख रुपया रकम दी जाती थी। बच्चे के जन्म या आपको उनकी उपलब्धियां और उनकी तरक्की और उनकी आवाम के लिए, आवाम की खातिर उनकी कुर्बानियां को गिना रहा हूँ। बिजली मिलती थी फ्री में। गद्दाफी के शासनकाल में नागरिकों को मुफ्त में बिजली सप्लाई होती थी। लीबिया में बिजली पूरी तरह से फ्री थी और किसी भी तरह के बिल कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ के लोगों को बुनियादी अधिकारों में शामिल था। यहाँ लोगों को बाकी मुल्कों की तरह बिजली बिल जमा नहीं करना पड़ता था। इसका पूरा खर्च देश की सरकार उठाती थी। पेट्रोल सबसे सस्ता था। गद्दाफी के समय लीबिया में पेट्रोल की कीमत $0.14 अमेरिकी प्रति लीटर तक होती थी।
देश में बढ़ाया शिक्षा का स्तर, तालीम का स्तर। गद्दाफी ने पहले लीबिया में सिर्फ 25% लोग ही पढ़े शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन गद्दाफी के शासनकाल में हुकूमत में यह आंकड़ा 87% पहुंच गया। लीबिया में गद्दाफी सरकार की ओर से लोगों के लिए फ्री पढ़ाई व्यवस्था, इतने ही नहीं, देश में जरूरी एजुकेशन न मिलने पर स्टूडेंट को बाहर जाने की सुविधाएं, वहीं विदेश पढ़ाए जाने वाले पूरा खर्च सरकार उठाती थी। इसके साथ ही बाहर रहने के लिए महीने के खर्च के तौर पर 1.5 लाख रुपये और कार अलाउंस अलग से दिया जाता था। यह आवाम के लिए कर्नल गद्दाफी का कुर्बानियां और तरक्की और उनके लिए भलाई। 0% इंटरेस्ट में मिलता था लोन। लीबिया दुनिया की अकेला ऐसा देश था जिसके पास खुद का बैंक था और इसकी वजह से यहाँ के नागरिकों के 0% इंटरेस्ट पर कर्ज मिलता था। लीबिया पर किसी भी देश का कोई कर्ज नहीं होता था। लीबिया में गद्दाफी शासन का अपना खुद का स्टेट बैंक था। इसके जरिए वो अपने नागरिकों को दिए गए बैंक लोन ब्याज नहीं वसूलता था, यानी यहाँ लोगों को लोन बिना किसी ब्याज बड़ी आसानी से मिल जाता था। केवल लोन ही की रकम चुकानी नहीं पड़ती थी, साथ ही लीबिया ऑयल बिक्री से आने वाली रकम का एक हिस्सा सीधे यहाँ नागरिकों को बैंक खाते में जाता था। लेकिन आज गद्दाफी को कर्नल गद्दाफी के नाम से भी जाना जाता था। आज भी लीबिया के नागरिकों का एक बड़ा तबका इस बात से असहमत नजर आता है कि गद्दाफी एक तानाशाह था या फिर वह आतंकवादी को बढ़ावा देता था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने भी ये सो कॉल्ड अमेरिका, फ्रांस, यूरोपियन कंट्री, ये जो देश हैं जो प्रोपेगेंडा रचते हैं मुस्लिम देशों के खिलाफ या मुस्लिम बड़े रहनुमा के खिलाफ, और जो जहर फैलाते हैं, बड़े बड़े अखबारों में छापते हैं, इसका असर आज तक मुस्लिम देशों को नौजवान और मुस्लिम देशों के लोगों तक पहुंचती है, जो उस प्रोपेगेंडे के तहत लोग आ जाते हैं और अपने लोगों को गलत समझ, जिसका खामियाजा यह भुगतना पड़ता है कि लोग अपने बड़े बड़े रहनुमा और बड़े बड़े लीडर को खो देते हैं, जैसे कि सद्दाम हुसैन, कर्नल गद्दाफी। अब आते हैं गद्दाफी की मांग और अमेरिका की साजिश। तेल व्यापार के डील में गद्दाफी द्वारा अमेरिका के सामने रखा गया प्रस्ताव ही अमेरिका की नींद हराम कर दी थी। गद्दाफी ने कहा, इस रद्दी नोट का कोई मोल नहीं, हमें गोल्ड चाहिए। लेकिन परिणाम स्वरूप अमेरिका ने लीबिया पर प्रतिबंध लगा दिया। परेशानी बढ़ते देख गद्दाफी ने फिर डॉलर लेने की बात मान ली, लेकिन डॉलर मिलते ही उसे करेंसी का गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। अमेरिका अब कुछ नहीं कर सकता था सिवाय हाथ बनने के, क्योंकि कानून मोहम्मद गद्दाफी का सब कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सद्दाम हुसैन के फांसी के बाद अरब और अफ्रीका में जो कुछ हुआ था वो गद्दाफी ही था। कैसे बचे हुए थे और अक्लमंदी का सबूत देते हुए पूरी दुनिया को राब्ते में थे, जिससे उन्होंने अलग थलग करना नामुमकिन साबित हो रहा था। बिल्कुल ऐसे ही और जैसे आज तुर्की के सदर रजब ये एर्दोगान है। एर्दोगान ने तो कुछ महीना पहले हुए तख्ता पलट को नाकाम कर दिया, लेकिन गद्दाफी इसमें चूक गए और सिया गद्दारों की झांसों में वजह से बच ना पाए। अब आते हैं मोहम्मद गद्दाफी का ख्वाब क्या था। कहने को तो यूं ही लीबिया गद्दाफी के तबाही की वजह कहीं तेल का जखीरा बना, तो कहीं सोने पे फरोख्त करना, तो कहीं कागजी नोट का वजह बनी। लेकिन इसी मसले को अगर इस्लामिक नजरियात से शासीकरण, राजनीतिकरण करके देखा जाए तो कोई शक नहीं कि कुछ लोग पहलू देखने को मिलेंगे, जैसे कि अमेरिका द्वारा किए गए मुस्लिम देशों की तबाही। मुस्लिम हकप्रस्त लीडर के तख्ता पलट और कत्ल क्योंकि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हो चुके हैं। आइए कुछ नजर डालते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1967 में हुए 6 डेज ऑफ वार अरब मुल्क और इजराइल की जंग में इजराइल की जीत हुई, जिसकी वजह से अरब और अफ्रीका के नक्शे से सियासी हालात में बड़े पैमाने पर बदलाव आए। मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर की हुकूमत गई और अनवर सादात को हुकूमत मिली, और लीबिया में कर्नल मोहम्मद गद्दाफी की जंग में अरबों को सपोर्ट को इख्तियार मिला, जहां मिस्र और सीरिया ने इसराइल से समझौते कर लिए, वहीं गद्दाफी ताउम्र इस समझौते के लिए तैयार न हुए। गद्दाफी पे कई बार जानलेवा हमला हुआ, जिनमें उनके बच्चे भी शहीद हुए। अब आते हैं मोहम्मद गद्दाफी की मौत और उसकी वजह। उससे पहले मैं बताऊं कि मोहम्मद गद्दाफी की मौत की वजह यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन का साजिश रही। अमेरिका और ब्रिटेन नहीं चाहता था कि लीबिया इतना तरक्की करे, और अमेरिका और ब्रिटेन को लीबिया के तेल के खानों पर नजर था। वो कब्जा करना चाहते थे, जो गद्दाफी ने उखाड़ फेंका था। और गद्दाफी ने गोल्ड लाना शुरू किए,
डॉलर को पीछे गिराना शुरू किए और गोल्ड डॉलर के बनिस्बत भी ऊंचा था। इन सारी वजह को देखा जाए तो इन सारी वजह ही मुअम्मर गद्दाफी के मौत की दुश्मनी का वजह बना। और 20 अक्टूबर 2011 ईस्वी में गद्दाफी को अपने ही होम टाउन सिर्त में एक संदिग्ध सैन्य हमले में मार गिराया गया। गद्दाफी भले ही अपने शासनकाल में बर्बर रहा हो, लेकिन इस बात को कोई भी झुठलाया नहीं जा सकता कि इसके शासनकाल में अपनी देश की जनता के लिए जितना किया, जितने अवाम के लिए किए, उतने ही शायद कोई भी दुनिया का मुल्क नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर इराक के सद्दाम हुसैन और लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी के सत्ता होते आज के वक्त में, तो दुनिया के सबसे बेहतर देश होता। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने कहा था कि अगर मुअम्मर गद्दाफी और सद्दाम हुसैन के पास परमाणु हथियार होता तो कोई भी उस पर हमला नहीं करता और कोई भी सद्दाम हुसैन और मुअम्मर गद्दाफी को नहीं मारता। हालांकि साल 2009 ईस्वी में मुअम्मर गद्दाफी यूनाइटेड नेशन में भाषण दे रहे थे। सुरक्षा परिषद को बताया आतंकवादी परिषद। उन्होंने यूएन चार्टर की एक कॉपी को लहराते हुए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता को निंदा की और कॉपी को फाड़ दिए। और 15 मिनट के भाषण के समय को 90 मिनट तक लगातार भाषण दिए। तो ये इनकी भाषण बहुत चर्चित रहा था। और इनकी सुरक्षा कर्मी सिक्योरिटी इतना हार्ड रहता था कि जब ये बाहर निकलते थे तो सेम कलर के सेम नंबर का गाड़ी से निकलते थे। कि कौन सी गाड़ी में एक फॉल्स गाड़ी होती थी, किस गाड़ी में बैठे हुए लोगों को पता नहीं हो, दुश्मन को पता नहीं हो। वैसे ही अगर हवाई जहाज का सफर करते तो दो हवाई जहाज एक साथ उड़ती थी और सेम कलर की हवाई जहाजें उड़ती थी, जिससे दुश्मन के हमले से बच जाते थे। तो ये इनकी विशेषताएं थी।